नमस्कार दोस्तों, राजनीति शास्त्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रश्न नंबर 71 से शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसे राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो सही आंसर है डी, रेलवे को शामिल नहीं किया गया है राज्य सूची में। आइए इसको समझते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में यानी राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और अगर किसी विषय पर दोनों ने कानून बनाया तो प्रभावी केंद्र सरकार का होगा। ठीक, अब स्टेट लिस्ट के उदाहरण हैं पुलिस हो गया, कानून और कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, कृषि, बिजली इत्यादि। और यूनियन लिस्ट की बात करें तो रक्षा हो गया, विदेश नीति हो गई, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, रेलवे, ये सब संघ सूची के विषय हैं। इसलिए रेलवे राज्य सूची में नहीं बल्कि यूनियन लिस्ट में आता है। बात करते हैं कानून व्यवस्था वाले ऑप्शन की, तो यह राज्य सूची का विषय है। स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। और लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार जो है वो भी राज्य सूची का विषय है। बाकी रेलवे इसमें ऑप्शन गलत था, मतलब सही ऑप्शन था तो रेलवे राज्य सूची में नहीं बल्कि संघ सूची का विषय है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो भारतीय संविधान की मूल 7वीं अनुसूची, ठीक है, तो मूल सूची में कितने विषय थे? संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। जब ये मूल रूप से जब सूचियां बनाई गई थी संविधान में, लेकिन बाद में संशोधन करने के बाद इनको बढ़ा दिया गया। संघ सूची में अब 98 विषय हैं अभी वर्तमान में। राज्य सूची की बात करें तो अभी 59 ये है, शेड्यूल्ड है। और समवर्ती सूची में कितना है? 52 है। ठीक, अब 42वें संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। यानी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसमें क्या हुआ कि 5 जो विषय थे उसमें एक शिक्षा भी था। यह राज्य सूची से हटाकर कहाँ डाल दिया गया था? समवर्ती सूची में। ठीक, अब बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, रेलवे की सूची में आता है तो यूनियन लिस्ट में आता है। शिक्षा आपकी सूची में है तो कंकरेंट लिस्ट में है। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस एंड डिवीजन ऑफ पावर, यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एग्जाम में ये आता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंसी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 72 की। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखो, यूकेपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था और सबको बोनस दिया। ठीक, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को करना है, अच्छे से पढ़ते हैं और फिर आंसर देते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, पहले आप वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को पढ़ो, समझो, उसके बाद इसका सही आंसर देने की कोशिश करो। फिर आगे तो मैं बता ही रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अब प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं। लिखित संविधान संघवाद और मौलिक अधिकारों के साथ साथ निम्न में से क्या व्यवस्था अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत तथा ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के समन्वय का पुष्ट संवर्धन करती है? तो इसका अभी सही आंसर है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, आइए इस प्रश्न को पहले समझते हैं अच्छे से आगे। वैसे प्रश्न ये भी है, इस तरीके से भी आ सकता है, लिखित संविधान संघवाद और मौलिक अधिकारों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता और ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता दोनों के सम्मिश्रण को बढ़ाता है? ठीक, तो सही आंसर है न्यायिक पुनरावलोकन। पहले इनको समझो, जो जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, ठीक, इसको समझते हैं। न्यायिक सर्वोच्चता जो कहाँ की विशेषता है? यूएसए की। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट को संविधान का सर्वोच्च व्याख्याकार है माना जाता है। ठीक है, और उसके पास यह अधिकार है कि वह संसद या राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दे। कौन? अमेरिका
का सुप्रीम कोर्ट। और संसदीय सर्वोच्चता कहाँ की विशेषता है? यूनाइटेड किंगडम की। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, उसके बनाए कानून की समीक्षा न्यायालय नहीं कर सकता। ठीक। अब भारत में इन दोनों का मिश्रण है। क्वेश्चन इन्हीं पे आया है, अब समझते हैं क्वेश्चन को। यह प्रश्न भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में है जिसने भारत को एक अनोखी लोकतांत्रिक प्रणाली दी है। प्रश्न का सार क्या है? इजी लैंग्वेज में, भारत के संविधान में पहले से ही कई बड़ी चीजें हैं, जैसे कि लिखित संविधान, नियम कानून एक किताब में लिखे हुए हैं, संघवाद है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा। संघवाद का मतलब ही होता है, फेडरलिज्म का मतलब होता है कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच, जैसे अमेरिका में भी है। लेकिन अमेरिका में क्या है, राज्य मजबूत है और सेंटर उतना मजबूत नहीं है। और भारत में इसका उल्टा है, सेंटर मजबूत है, राज्य उतना मजबूत नहीं है। ठीक। जिसको बोला जाता है, अब अमेरिका की बात करें तो वहां बोला जाता है अविनाशी, ये अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। और भारत की बात करें तो यहाँ बोला जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक। अब मौलिक अधिकार की बात करें, फंडामेंटल राइट, नागरिकों को मिले बुनियादी अधिकार है। ये तीन की बात प्रश्न में किया गया है। अब बात है इन विशेषताओं के साथ साथ वह कौन सी व्यवस्था है जो भारत की प्रणाली को इन दो बड़े देशों की प्रणालियों के बीच संतुलन, बैलेंस देती है। जो क्वेश्चन में आया था कि इनके अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो भारत की क्या है, भारत की प्रणाली को इन दो बड़े देशों की प्रणालियों के बीच संतुलन देती है। अमेरिका का सिद्धांत न्यायिक सर्वोच्चता, जुडिशल सुप्रीमेसी है। ठीक। इसका मतलब है कि न्यायपालिका सबसे शक्तिशाली है, वे किसी भी कानून को रद्द कर सकती हैं जो उन्हें संविधान के विरुद्ध लगे। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का सिद्धांत संसद सर्वोच्चता, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है। इसका मतलब है कि संसद, पार्लियामेंट सबसे शक्तिशाली है, यह किसी भी कानून को बना या बदल सकती है और न्यायपालिका इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब सीधा सवाल है, भारत में ऐसी कौन सी चीज है जो संसद को कानून बनाने की शक्ति और कोर्ट को उन कानूनों की जांच करने की शक्ति के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाती है? तो सही उत्तर है इसका क्या? सही उत्तर है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट को प्राप्त है। इस शक्ति के तहत न्यायपालिका यह जांच करती है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या कार्यपालिका का कोई भी आदेश संविधान के अनुरूप है या नहीं। ठीक। यदि न्यायालय को लगता है कि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, विशेषकर मौलिक अधिकारों का, तो वह उस कानून को अवैध घोषित करके रद्द कर सकती है। ठीक। समन्वय, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? यही वह व्यवस्था है जो अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता और ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के बीच संतुलन स्थापित करती है। ठीक। यानी जो भारत का संविधान है, यहाँ जो ये न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था दी गई है, यह क्या करता है कि इसमें संसद की भी सर्वोच्चता है और न्यायपालिका की भी अपनी सर्वोच्चता है, और संसद की भी अपनी सीमा है और न्यायपालिका की भी अपनी सीमा है। ठीक। तो आइए इसको आगे भी समझते हैं। न्यायिक समीक्षा में, न्यायिक समीक्षा वह तंत्र है जो अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता और ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता दोनों के सिद्धांतों का एक संश्लेषण बनाता है, मेल बनाता है। अमेरिकी सिद्धांत न्यायिक सर्वोच्चता है। अमेरिका में न्यायपालिका, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट, को संविधान का अंतिम व्याख्याकार माना जाता है। यह कानून की संवैधानिकता की जांच करने में व्यापक शक्तियां रखती है, जिसे न्यायिक सर्वोच्चता कहा जाता है। इसका मतलब है कि न्यायपालिका किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है जो उससे संविधान का उल्लंघन लगे। ठीक। ब्रिटिश सिद्धांत क्या है? संसद सर्वोच्चता। ठीक। ब्रिटेन में संसद को संप्रभु माना जाता है, सवरेन माना जाता है। इसका अर्थ है कि संसद कोई भी कानून बना या समाप्त कर सकती है और अदालतों को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति नहीं है। इसे संसदीय सर्वोच्चता कहा जाता है। भारतीय संश्लेषण, न्यायिक समीक्षा। अब ये क्या है, इसी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के माध्यम से इन दोनों सिद्धांतों का समन्वय स्थापित किया गया है। अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता की ओर से और झुकाव,
क्या है? भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। यह संसद द्वारा पारित कानूनों और कार्यकारी आदेशों को असंवैधानिक पाए जाने पर अमान्य घोषित कर सकती है। यह शक्ति अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत से प्रेरित है। यानी भारत की जो न्यायपालिका है, सरकार द्वारा बनाई गई किसी भी ऐसे कानून को ये क्या बोलते हैं, अमान्य घोषित कर सकती है, जो संविधान का उल्लंघन करती है विशेषकर। तो ये कहाँ की ओर झुकी हुई है? यह विशेषता जो झुकी हुई है, अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता की ओर झुकी हुई है। ठीक है। अगर बात करें ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता की ओर झुकाव, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिका जितना व्यापक नहीं है। भारतीय संसद संवैधानिक संशोधन करने की अपनी शक्ति के माध्यम से न्यायपालिका के कुछ निर्णयों को पलट सकती है, बशर्ते हुए संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन न करे, जो कि न्यायिक नवाचार है। यह संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखता है। संक्षेप में, न्यायिक समीक्षा के माध्यम से भारत की न्यायपालिका संसद के कानूनों की जांच कर सकती है। अमेरिकी सिद्धांत, लेकिन संसद के पास कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने की शक्ति बरकरार रहती है। ब्रिटिश सिद्धांत, ठीक। यह संतुलन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की एक अनूठी विशेषता है। तो आई होप प्रश्न को आपने समझ लिया होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपने समझ लिया होगा कि न्यायिक समीक्षा ही ऐसी चीज है जो इन दोनों के बीच का संश्लेषण है या मेल है, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन है। अब आगे समझते हैं। भारत में जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है संविधान के अनुच्छेद 13 में, ठीक है। 32, 136 और 226 इस सब में न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित बातें हैं, ठीक। लेकिन संसद भी संविधान संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत। हालांकि यह बेसिक स्ट्रक्चर या डॉक्ट्रिन, मूल संरचना सिद्धांत, जो कब आया था? 1973 में केशवानंद भारती केस में आया था, इसके अधीन है, ठीक। यह इसको बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छेड़छाड़ के संशोधन कर सकती है। कौन? संसद। आसान भाषा में समझे तो भारत में ना तो संसद बिल्कुल सर्वोच्च है जैसे ब्रिटेन में, और ना ही न्यायपालिका जैसे अमेरिका में, बल्कि दोनों की शक्तियों का संतुलित सम्मिश्रण है। और यह संतुलन जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और क्वेश्चन एक हिसाब से वो अच्छा क्वेश्चन था, पर यह पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन को, बाकी विकल्पों को। जो द्विसदनीय संसद है, ये वाला ऑप्शन, यह केवल विधायी संरचना से जुड़ा है, न्यायपालिका से इसका सीधा संबंध नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें तो ये कार्यपालिका की सामूहिक उत्तरदायित्व, यह संसदीय प्रणाली का गुण है, न्यायिक सर्वोच्चता से इसका कोई संबंध नहीं है। आपातकालीन शक्तियां, यह कार्यपालिका की शक्ति है, न्यायपालिका के और संसद के संतुलन से नहीं जुड़ा हुआ है। सही आंसर ये था। यही प्रावधान अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता और ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता दोनों का संतुलन करती है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो केशवानंद भारती केस 1973 न्यायिक पुनरावलोकन यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। इसमें कहा गया है न्यायिक पुनरावलोकन में, न्यायिक ये केशवानंद भारती केस में कहा गया है कि न्यायिक जो पुनरावलोकन है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, ठीक। और मिनर्वा मिल्स केस में न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का हार्ट एंड सोल है, ठीक है, हृदय और आत्मा है। क्वेश्चन बार बार आया है, जुडिशियल रिव्यू की शक्तियां कहाँ से मिली है? आर्टिकल 13, 32 और 226, ठीक। जुडिशियल सुप्रीमेसी प्लस पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या है? जुडिशियल रिव्यू यानी जो न्यायिक सर्वोच्चता है प्लस संसद की सर्वोच्चता है, इन दोनों का जो समन्वय है वो क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है और आगे की आने की संभावना इसकी कितनी ज़्यादा है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 73 की। क्वेश्चन आया था 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के अनुपालन में निम्न में से क्या 1989 में लागू हुआ था? तो सही आंसर है सी, केंद्र व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन है तो मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, ठीक। आइए इसको समझते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 अनुच्छेद 326 में संशोधन है। जो अनुच्छेद 326 है यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक। इससे पहले भारत में मतदान आयु 21 वर्ष थी। संशोधन के बाद
1989 से मतदान आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक, इसका उद्देश्य था युवा वर्ग को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना। अब जो भाग 15 है हमारे संविधान का, इसमें निर्वाचन आयोग की बात की गई है। आर्टिकल 324 से 329 तक इसमें आर्टिकल है, 329 ए तक। ठीक, आसान भाषा में समझें, पहले केवल 21 साल से ऊपर के लोग वोट डाल सकते थे। 1989 से 18 साल के नौजवान भी वोट डालने लगे। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 61वां संविधान संशोधन 1988, और लागू होता है 1989 में। बाकी विकल्पों की बात करें तो जो प्रेसिडेंट रूल है पंजाब में, यह 61वें संशोधन से नहीं बल्कि विशेष प्रावधानों के तहत किया गया था 1980 के दशक में। और गोवा असेंबली की बात करें तो यह 56वें संविधान संशोधन 1987 से संबंधित है। बाकी ये भी गलत था। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो 18 वर्ष मतदान आयु भारत विश्व के सबसे युवा लोकतंत्र में शामिल हुआ जब से 18 वर्ष मतदान आयु किया गया भारत में। और बार बार प्रश्न आता है मतदान आयु कब घटाई गई? 1988 के अमेंडमेंट में, लागू हुआ 1989 में। अब मतदान आयु कितने? 18 वर्ष है, ये तो पता ही है। अनुच्छेद 326 किससे जुड़ा हुआ है? वयस्क मताधिकार से। ये बार बार क्वेश्चन आता है। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, फ्रेंचाइज, आर्टिकल 300 टू 26 से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कि यह कितना इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से एग्जाम में आता है और आने की संभावना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 74 की। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन आया था भारत की संविधान सभा के उपसभापति कौन चुने गए? तो सही आंसर है एस सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। आइए इसको देखते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संरचना इस प्रकार थी। अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक के दौरान चुने गए थे। फिर उसके बाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 दिसंबर को। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्ट। अब उपाध्यक्ष जो थे, ठीक, डॉक्टर हर्षवर्धन मुखर्जी, एस सी मुखर्जी इनको बोलते हैं, और वी टी कृष्णमाचारी, ठीक, इनको चुना गया। आसान भाषा में समझे तो संविधान सभा में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उनकी मदद के लिए 2 उपाध्यक्ष चुने गए, एस सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचारी। बाकी विकल्पों की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एंड के एम मुंशी। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष नहीं थे। और के एम मुंशी संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। सरदार बलदेव सिंह और सी राजगोपालाचारी ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष नहीं थे। और मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे लेकिन संविधान सभा के उपाध्यक्ष नहीं थे। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष बाद में चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। ठीक, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। रही बात यूजीसी नेट कॉलेज लेक्चरार और स्कूल लेक्चरार में, बार बार क्वेश्चन आता है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे। यह इन एग्जाम में नहीं बल्कि सारे एग्जाम में जहां पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। सिलेबस की बात करें तो ये इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस देख सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट है और आने की कितनी संभावना है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 75 की। क्वेश्चन आया था कि 11वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर है बी, वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का नियमन। आइए इसको समझते हैं। देखो, 73वां संविधान संशोधन 1992 से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 74वां संविधान संशोधन 1992 से कौन सी सूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची। तो इसमें जो बात की गई है, इसमें 29 विषय शामिल है जिन पर पंचायतों को अधिकार दिया गया था, 74 में नगर पालिकाओं पे। और ठीक है, उदाहरण कृषि, भूमि सुधार, पशुपालन, मत्स्य पालन, छोटे उद्योग, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन हो गया, सड़कों का निर्माण हो गया, महिला व बाल विकास, ये बहुत बार बार आता है। ये किससे संबंधित है विषय है? ये पंचायत से संबंधित विषय है, ग्राम पंचायत से। ठीक, अब उत्तर की व्याख्या देखते हैं। देखो, वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है।
यह विषय 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जो नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। 11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। यह अनुसूची पंचायतों के क्षेत्राधिकार में आने वाले 29 विषयों को सूचीबद्ध करती है। ठीक, यह पंचायतों को ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और स्थानीय सुशासन के लिए कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। विकल्पों का विश्लेषण करें तो 11वीं अनुसूची में शामिल विषयों की सूची के अनुसार पेयजल जो व्यवस्था है यह 11वीं अनुसूची विषय संख्या 11 में शामिल है। वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का नियमन यह 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं। यह 12वीं अनुसूची विषय संख्या 16 का हिस्सा है, जो शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम यह 11वीं अनुसूची विषय संख्या 16 में शामिल है। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यह 11वीं अनुसूची विषय संख्या 15 में शामिल है। ठीक, अब ये तो हमने देख लिया। 11वीं अनुसूची स्पष्ट रूप से शामिल है ड्रिंकिंग वाटर, और गरीबी उन्मूलन भी शामिल है। ठीक, 11वीं जो अनुसूची है पंचायतों की शक्तियां का उल्लेख है, 29 विषय है इसमें। और 12वीं अनुसूची जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसमें 18 विषय हैं। ठीक, बार बार पूछा जाता है 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायतों से। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से। 73वां संविधान संशोधन पंचायत राज से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पंचायती राज, ये 73वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। ठीक, 73वां संविधान संशोधन 11वें अनुसूची से जुड़ा हुआ है। और एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है, और इसकी कितनी इंपॉर्टेंसी है आगे के एग्जाम के लिए। बार बार क्वेश्चन आते हैं। देखो, भारतीय संविधान से संबंधित हम जो भी क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही आसान है। हाँ, एक अभी जो क्वेश्चन था वो समझने वाला क्वेश्चन था, जो अभी हमने डिस्कस किया, यूकेपीएससी ने जिसको डिलीट किया था। लेकिन अभी तक जो भारतीय संविधान के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं यूकेपीएससी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के 2021 का पेपर में, तो वो बहुत ही आसान है, और इनको हम समझ रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के ये प्रश्न और उनका विश्लेषण आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सबसे ज़रूरी राजनीति शास्त्र एकेडमी को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला पार्ट और आने वाली सीरीज़ का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जिन लोगों ने पिछले वीडियो अब तक नहीं देखे हैं वो पहले के पार्ट जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजनीति शास्त्र एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें, जहां आपको फ्री एग्जाम मटेरियल्स, यूकेपीएससी पॉलिटिकल साइंस के करंट अफेयर्स अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जिन छात्रों को इस पीवाईक्यू सीरीज की पीडीएफ खरीदनी है वो टेलीग्राम से सीधे ले सकते हैं। फिलहाल पहले 11 प्रश्नों का एनालिसिस पीडीएफ मैंने एक सैंपल के रूप में फ्री अपलोड किया है, उसे जरूर डाउनलोड करें और पढ़ें। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि सफलता एक दिन की मेहनत नहीं, हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और शुभकामनाएं।